साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजा राव की बायोग्राफी को और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के लिए। राजा राव हमको क्यों बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको आईआईटी के एग्ज़ाम में भी रखा गया है, साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट मंथ जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी जो है राजा राव को रखा गया है। यानी कि दोनों के आईआईटी और जीआईसी दोनों के सिलेबस में राजा राव आपको मिलेंगे, इसलिए हमको अच्छे से पढ़ना है इसको और इस वीडियो को समझना है। चलो हम लोग बात करते हैं। राजा राव क्या है, एक इंडियन राइटर हैं, ध्यान बनाए रखिएगा। राजा राव का जो जन्म होता है वो कब होता है, 1908 को, यानी कि एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में मैसूर के हसन शहर होता है, जहां इनका 8 नवंबर 1908 को जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो कहाँ हो जाती है, 8 जुलाई। कब, 8 जुलाई 2006 को, यानी कि 2006 को, कहाँ, ऑस्टिन टेक्सास में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो घर पर ही लगभग 97 ईयर्स, कितने, 97 साल की आयु में एक्चुअली इनको दिल का दौरा पड़ता है, यानी कि हृदय गति रुक जाने के कारण इनका निधन होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान बनाए रखना है। इनकी नेशनलिटी के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, क्या है, ये इंडियन है। तो चलो, बॉर्न तुम्हें पता लग गया, कब इनका जन्म हुआ था, 8 नवंबर 1908 को, यानी कि इनका जन्म भी 8 तारीख को है और मृत्यु भी इनकी 8 तारीख को है। ठीक है, 8 नवंबर में जन्म है और 8 जुलाई 2006 को इनका क्या है, मृत्यु है। और ये टोटल कितनी साल जिए हैं, 97 ईयर्स, ये भी ध्यान बनाए रखना। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म देखो, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे, पहली चीज़ ये, मैसूर के हसन शहर में। और दूसरी चीज़, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ऑस्टिन टेक्सास में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो चलो आगे देखो। इनके नोटेबल वर्क के बारे में बात करें तो कांथापुरा, जो कि 1938 में, और दी सरपेंट ऑफ द रोप, ये इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं। इनमें से आपको कांथापुरा के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और कांथापुरा हमारे एलटी के एग्ज़ाम में रखा हुआ है। ठीक है, सिलेबस में भी है। और ये क्या, नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी तथा एसे राइटर हैं, ध्यान बनाए रखिएगा। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये है कि राजा राव का जन्म कहाँ हुआ, 8 नवंबर 1908 को, कहाँ हुआ, हसन में हुआ, इन दी प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, कहाँ, मैसूर में। तो ये चीज़ हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, जो कि अब कहाँ है, नाउ इन कर्नाटका इन साउथ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या थे, जब ये कर्नाटका में थे तो वहाँ पर क्या बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। तो सीधी सी बात, ये कन्नड़ बोलते थे। और इनकी जाति क्या थी, यानी कि ये ब्राह्मण परिवार से थे, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण फैमिली से। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान बनाए रखिएगा कि ही वाज द एल्डेस्ट ऑफ 9 सिबलिंग्स, ओके, विद 7 सिस्टर्स, अ ब्रदर नेम्ड योगेश्वर आनंद। ठीक है, तो ये चीज़ इनके बारे में ध्यान बनाए रखिएगा, जिनमें इनकी 7 बहनें थीं, एक भाई जिसका नाम था योगेश्वर आनंद। ठीक है, और नमे अपने आप थे। तो ये तो इनकी फैमिली के बारे में हमने बता दिया। तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना है, एक तो 8 नवंबर 1908 ध्यान बनाए रखना है, हसन जगह नाम याद बनाए रखना है, कर्नाटक साउथ इंडिया याद बनाए रखना है, कन्नड़ बोलते थे और ब्राह्मण फैमिली से संबंध रखते थे, 7 बहनें थीं और एक भाई था जिसका नाम योगेश्वर आनंद था। बस। अगला दूसरा हम बात करेंगे इनके पिता का नाम क्या था, एच.बी. कृष्णस्वामी था। क्या नाम था, एच.बी. कृष्णस्वामी था। और ये भी क्या पढ़ाते थे, कन्नड़ पढ़ाते थे। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज ही थी इनकी। और कहाँ, कर्नाटका के, और कौन से कॉलेज में, निजाम कॉलेज इन हैदराबाद। तो इतना क्लियर हो गया कि इनके जो पिता एच.बी. कृष्णस्वामी थे वो कन्नड़ के टीचर थे और कर्नाटका के निजाम कॉलेज हैदराबाद में ये पढ़ाते थे। साथियों, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी माँ गौरम्मा। इनकी माँ का नाम क्या था, गौरम्मा। क्योंकि साउथ से हैं तो साउथ वर्ड आप लोग समझते ही हो कि उस तरफ इसी तरीके कैचम्मा, गौरम्मा, ठीक है, इस तरीके के नाम होते हैं। तो इनकी माता का नाम गौरम्मा था। ठीक है, ही वाज होम मेकर हु डाइड
वो क्या थी गौरम्मा, एक होम मेकर थी और उनकी मृत्यु हो जाती कब, जब राजा राव वाज 4 ईयर्स ओल्ड। जब राजा राव की उस समय उम्र केवल कितनी होती है, 4 साल होती है, तभी इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इनकी माता की। तो एक चीज़ हमें ये भी पॉइंट पता लग गया कि इनकी माता की मृत्यु जो है, इनके ये जब 4 साल की थी। एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 8 नवंबर 1908 को। कहाँ हुआ, हसन में हुआ, किंगडम ऑफ मैसूर, मैसूर के हसन में। ये ध्यान बनाए रखिएगा, जो कि अब कहाँ है, ये उस समय ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेज़ों का राज्य था, ध्यान रखिएगा। और अब कहाँ, ये कर्नाटका में है। और इनके माता पिता का नाम क्या था, HB कृष्णस्वामी और गौरम्मा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इनने किससे शादी की। तो कैमली मौली से शादी ये 1931 में करते हैं और इनसे तलाक हो जाता है 1939 में, यानी कि 1939 में कैमली मौली से तलाक हो जाता है। इसके बाद ये किससे शादी करते हैं, कैथरीन जॉन से शादी करते हैं। और कैथरीन जॉन से कब शादी करते हैं, 1965 में। और 86 तक ये शादी चलती है। इसके बाद सुसन बॉट से शादी करते हैं और 1986 में, उसी साल। इसके बाद में जो कैथरीन जोन्स होती हैं उनसे एक बच्चा होता है, ओनली सन होता है, जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर रामा। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखिएगा, किससे, कैथरीन जोन्स से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनका शिक्षा इन्होंने कहाँ कहाँ ली थी। तो मदरसाए आलिया इन हैदराबाद में शिक्षा ली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो मदरसाए आलिया इन हैदराबाद में हुई। इसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी, फिर कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो यहाँ से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर। इसके बाद ये कहाँ है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर कहाँ है, फ्रांस में है। और इसके बाद सोरबोन पेरिस में, यहाँ पर इनकी क्या हुई, शिक्षा हुई। एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा, यानी कि मदरसा आलिया इन हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अगला कौन सा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर फ्रांस। ठीक है, इसके बाद में सोरबोन पेरिस की यूनिवर्सिटी। यहाँ इनकी इतनी जगह से ये क्या लेते हैं, अपनी शिक्षा लेते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु कब होती है, तो 8 जुलाई 2006 को ड्यू टू हार्ट फेलियर के कारण 97 वर्ष की अवस्था में ऑस्टिन टेक्सास USA में इनकी मृत्यु होती है। जन्म इनका इंडिया में होता है और मृत्यु कहाँ होती है, अमेरिका में, ध्यान बनाए रखिएगा। और अमेरिका में भी यहाँ ऑस्टिन टेक्सास। किसकी हम बात कर रहे हैं, राजा राव की बात कर रहे हैं। राजा राव का जन्म कब होता है, ये चीज़ क्या है, जितनी बार आप राजा राव आए तो ऐसे करके जोड़ लिया करो, राजा राव 1908। ठीक है, तो इससे क्या आपको याद बनी रहेंगी चीज़ें। राजा राव 1908 में क्या है, जन्म है, और 2006 में क्या है, मृत्यु है। मृत्यु कहाँ हुई, ऑस्टिन टेक्सास में हुई थी। उस समय इनकी उम्र 97 साल हो गई थी। हृदय गति यानी कि हार्ट फेलियर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म की बात करें तो तुरंत बता दिया करो कि दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार के एक मैसूर था, मैसूर में भी हसन शहर में इनका 8 नवंबर 1908 को जन्म। साथियों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे राजा राव के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड और इनके अचीवमेंट क्या हैं, यानी कि इन्होंने अपने जीवन काल में क्या अचीव किया और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले। तो सबसे पहले तो हमको दिमाग में ये 4 डेट ध्यान बनाए रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से पूछा भी जा सकता है, हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है। सबसे पहला इनको अवार्ड कब मिला था, 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। कब, 1964। इसके बाद 1969 में 1969 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, जो कि क्या होता है, जो पद्म भूषण अवार्ड हमारा होता है वो इंडिया 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अलग अलग अवार्ड हैं, ध्यान बनाए रखिएगा। पद्म भूषण इनको 1969 में मिला है, और अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो ये 2007 में इनकी मृत्यु के बाद, यानी कि ये इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है। तो इतना क्लियर हो गया, यानी कि 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड याद बनाए रखना, 1969 में पद्म भूषण यानी कि इंडिया 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड याद बनाए रखिएगा। और 1988 में अगर हम बात करें, ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। न्यूस्टेड इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनको दिया गया था। ये जो न्यूस्टेड इंटरनेशनल प्राइज़ है, ये क्या होता है, ये एक्चुअली ओक्लाहोमा एक यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो न्यूस्टेड इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया जाता है, ये
कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा। इतना ध्यान बनाए रखिएगा। दूसरा चीज़ इसकी ये जो अवार्ड की अहमियत इस तरीके से भी समझी जा सकती है कि ये कितना ज़्यादा प्रेस्टीजियस है। ठीक है, इसके अगर हम इस अवार्ड के प्रेस्टीजियस की बात करें तो इसकी तुलना जो की जाती है वो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से की जाती है, ध्यान बनाए रखिएगा, यानी कि ऑफन कंपेयर्ड विद द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो नेस्टेड इंटरनेशनल प्राइज़ समझ में आ गया। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान बनाए रखना। एक तो 1964 में साहित्य अकादमी, 1969 में पद्म भूषण, और ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद 1988 में इनको नेस्टेड इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया गया था, जो कि ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे 2007 में पास्थोमसली यानी कि मरणोपरांत इनकी मृत्यु के बाद इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, जो कि इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या करना है, ध्यान बनाए रखना है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा नोट पॉइंट देख लेते हैं कि आखिर ये हमारा नोट पॉइंट क्या है। इनके राजा राव के सम्मान में एक पुरस्कार जो है दिया जाना शुरू किया गया, और उस पुरस्कार का नाम था, राजा राव के नाम पर ही रखा गया था, दी राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर। ये क्रिएट किया गया था राव ऑनर, राजा राव के सम्मान में, विद हिज परमिशन, उनकी परमिशन से। और कब ये इसका दिया जाना, ये पुरस्कार कब दिया जाना शुरू किया गया था, 2009 में, 2000 में इसको दिया जाना शुरू किया और 2009 में ये अवार्ड ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इस बीच लगभग 7 बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। बस इतना ध्यान बनाए रखिएगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें नोट पॉइंट में ध्यान बनाए रखने के लिए बताया है। एक तो ये बताया है कि राजा राव के सम्मान में एक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, और उस पुरस्कार का नाम क्या था, राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर था। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या ध्यान बनाए रखना है कि राव के सम्मान में, और ये जो अवार्ड दिया जाना शुरू करा वो राव के सम्मान में था, राजा राव के, उनकी अनुमति से। कब दिया जाना शुरू किया गया था, तो वर्ष 2000 में दिया जाना शुरू किया गया। ठीक है, और ये किसको दिया जाता था ये सम्मान, इसकी स्थापना इसलिए की गई कि उन लेखकों और उन विद्वानों को पहचानने के लिए की गई थी जिन्होंने दक्षिण एशियाई प्रवासी के साहित्य और संस्कृति, जितना भी हमारा साहित्य और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, ये पुरस्कार संवाद इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया गया था। ये भी पॉइंट ध्यान बनाए रखना है कि किसके द्वारा इसको दिया जाता है, तो कल्चर इन साउथ एशियन डायस्पोरा के लिए, और इसमें उत्कृष्ट योगदान करने के लिए। और दूसरा क्या ध्यान बनाए रखना है आपको कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो द अवार्ड वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द संवाद इंडिया फाउंडेशन, संवाद इंडिया फाउंडेशन। बस इतना और ध्यान रखना। और ये संवाद इंडिया फाउंडेशन क्या है, एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है हमारा वो दिया गया 7 टाइम्स बिटवीन 2000 में इसकी शुरुआत थी, 2009 में ये ख़त्म कर दिया गया। इस अवधि में ये कितनी 7 टाइम्स ये अवार्ड प्रदान किया गया। तो बस इतना ध्यान रखना कि इनके सम्मान में कभी कभी पूछ लेंगे कि राजा राव के सम्मान में कौन से अवार्ड को दिया जाना शुरू किया गया था, तो उस अवार्ड का नाम ये था। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजा राव के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनको हमें जीआईसी के लिए अच्छे से देख करके जाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इस तरीके से बहुत बनते हैं कि 3 वर्क इनके रख दिया और एक किसी और का वर्क रख दिया और पूछ लिया इनमें से कौन सा वर्क जो है वो राजा राव का नहीं है। इसलिए हमें सभी वर्क पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनके अगर हम फिक्शनल नॉवेल की बात करेंगे तो कांथापुरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे एलटी में भी रखा हुआ है। इसलिए कांथापुरा के ऊपर मैं एकदम सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा और डिटेल्ड बनाऊंगा, जिससे कि एलटी में हमारा कांथापुरा से रिलेटेड या राजा राव से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो बचना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है, द सर्पेंट एंड द रोप 1960 में आया, और नेक्स्ट हमारा द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया 1965 में, और इसके बाद कॉमरेड क्रिलॉब, इसके बाद नेक्स्ट चेस मास्टर ऑफ हिज मूव्स। ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट
फिक्शनल नॉवेल हैं, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनके देख लीजिएगा कौन कौन से थे। द काव ऑफ द बैरिकेड्स 1947 में आया है। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है इनका द पुलिसमैन एंड द रोज और ऑन द गंगा घाट। ये तीनों ही इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से ये 1947 में और ये 1978 में और ये 1989 में ऑन दी गंगा घाट आया। तो इतना क्लियर हो गया। फिक्स इनके सभी ये चीज़ें ध्यान बनाए रखिएगा कि कांथापुरा कब आया, 1948 में। द सरपेंट एंड द रोब कब आया, 1960 में। द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया कब आया, 1965 में। कॉमरेड क्रिलोव कब आया, 1976 में। द चेस मास्टर ऑफ हिज मूव्स कब आया, 1988 में। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनका द काउ एंड द बैरिकेड्स कब आया, 1947 में। द पुलिसमैन एंड द रोज कब आया, 1978 में। और ऑन द गंगा घाट कब आया, 1989 में आया। इसके बाद इनके और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनको देखिए। जैसे नॉन फिक्शन में अगर हम बात करें तो नॉन फिक्शन में क्या है, चेंजिंग इंडिया एंड एंथोलॉजी 1939 में। टुमारो कब आया था, ये टुमारो जो है वो कब 1943 से 1944 में। बेदर इंडिया कब आया, बेदर इंडिया 1948 में। द मीनिंग ऑफ इंडिया एसेज 1996 में, ठीक है। द ग्रेट इंडियन वे आ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी ये 1998 में, 1998 में। और इनकी कुछ एंथोलॉजीज़ को भी पढ़ करके जाइएगा कि इनके कौन कौन से एंथोलॉजीज़ थी, ठीक है। एंथोलॉजीज़ में बात करें द बेस्ट ऑफ राजा राव, इसके बाद में द 5 इंडियन मास्टर्स में इन्होंने 5 इंडियन को रखा था। राजा राव को रखा था, रविंद्रनाथ टैगोर को रखा, प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद और खुशवंत सिंह को रखा। इसमें आर के नारायण को इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ध्यान बनाए कौन छोड़ा गया, आर के नारायण। तो ध्यान इनके जो 5 इंडियन मास्टर्स में इनके नाम जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। हो सकता है 3 रख दें, चौथा कोई और रख दें, ठीक है। तो ये 5 इंडियन मास्टर्स इन्होंने किन किन को बताया है, राजा राव को बताया, रविंद्रनाथ टैगोर को बताया, प्रेमचंद और मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट इस बार इनकी बायोग्राफी को पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। पॉइंट वाइज करके हमने चीज़ें इनकी बायोग्राफी में लेकर आए हैं और लगभग इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट 140 इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हो सकता है 2 वीडियो में मैं इनको बनाऊं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, 30-35 मिनट से ज़्यादा का हो गया, तो मैं दूसरी वीडियो फिर इसकी बनाऊँगा। नेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट ध्यान बनाए रखिएगा, क्या है, तेजी से बोलना है। राजा राव वाज बॉर्न इन साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली इन द सिटी ऑफ हसन इन मैसूर। कब, तो ये पॉइंट ध्यान बनाए रखिएगा 8 नवंबर 1908 को, यानी कि राजा राव का जन्म दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में मैसूर के हसन शहर में 8 नवंबर 1908 को हुआ था। अगला दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा, राजा राव डाइड, राजा राव की मृत्यु हो जाती है ऑन 8 जुलाई 2006 एट हिज होम, अपने घर इन ऑस्टिन, क्योंकि ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ रह रहे थे, यूएसए में रह रहे थे, यानी कि अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। तो एट हिज होम इन ऑस्टिन टेक्सास में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है उस समय एज इनकी कितनी होती है, 97 वर्ष की आयु होती है। और इनकी मृत्यु किस कारण होती है, तो ड्यू टू हार्ट फेलियर, ठीक है। यानी कि राजा राव 8 जुलाई 2006 को ऑस्टिन टेक्सास में अपने घर पर 97 वर्ष की आयु में जो है हार्ट फेलियर की वजह से, यानी कि हृदय गति, दिल की धड़कनें रुक जाने के कारण इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। राजा राव फादर, राजा राव के पिता का नाम क्या था, HB कृष्णा स्वामी था। ये क्या पढ़ाते थे, कन्नड़ पढ़ाते थे एट दी निजाम कॉलेज इन हैदराबाद, ठीक है। राजा राव के पिता HB कृष्णा स्वामी हैदराबाद के निजाम कॉलेज में कन्नड़ पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, कन्नड़, ठीक है, लैंग्वेज है। नेक्स्ट, हिज मदर, इनकी माता का नाम गौरम्मा था। तो नाम याद बनाए रखिएगा, गौरम्मा। और ये क्या थी, बाज आ होम मेकर, यानी कि घर को गृहिणी समझ लीजिएगा कि गृहिणी थी। और हु डाइड, जिनकी मृत्यु हो जाती है, राजा राव वाज 4 ईयर ओल्ड। जब
उनकी माँ गौरम्मा एक गृहिणी थीं और जब राजा राव 4 साल के थे तभी इनकी माँ गौरम्मा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला फिफ्थ पॉइंट, राजा राव डिड हिज मैट्रिकुलेशन। यहाँ से ध्यान बनाए रखिएगा, मैंने आपको शुरुआती वीडियो में इनकी शुरुआती शिक्षा से लेकर के हमने लास्ट तक इन्होंने कौन कौन से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन किया था उन सबको डिस्कस किया था। अब इनको पॉइंट वाइज समझिएगा। राजा राव डिड हिज मैट्रिकुलेशन 1927 में इन्होंने कहाँ से, मदरसा आलिया इन हैदराबाद। ठीक है, तो राजा राव ने 1927 में मदरसा आलिया से हैदराबाद में क्या किया, मैट्रिक किया था। अगला 6 नंबर पॉइंट कहता है राव स्टडीज, राव ने अध्ययन किया फॉर हिज डिग्री एट निजाम कॉलेज, एट दी निजाम कॉलेज से, और कौन सी, एट दी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, यानी कि राव ने अपनी डिग्री के लिए निजाम कॉलेज को ज्वाइन किया। निजाम कॉलेज में कहाँ से एफिलेटेड था, उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो हम कह सकते हैं राजा राव ने अपनी डिग्री निजाम कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट, राजा राव केम इनटू कॉन्टेक्ट विद प्रोफेसर डिकिंसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा राव केम इनटू कॉन्टेक्ट, राजा राव जो है कॉन्टेक्ट में आए प्रोफेसर डिकिंसन के, हु इंस्पायर्ड, जिन्होंने डिकिंसन ने, हु जिन्होंने किसने, डिकिंसन ने। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, राजा राव केम आए इनटू द कॉन्टेक्ट में आए, किसके कॉन्टेक्ट में आए, विद प्रोफेसर डिकिंसन। हु मीन्स जिन्होंने किसने, डिकिंसन ने इंस्पायर्ड किया हिम, उन्हें, किसको, राजा राव को, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, किसको, फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो 7 नंबर पॉइंट हमारा ये कहता है कि राजा राव प्रोफेसर डिकिंसन के संपर्क में आए जिन्होंने उन्हें फ्रेंच भाषा और लिटरेचर यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर का अध्ययन करने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट कहता है इन 1927 राव एनरोल्ड। अब 1927 में इन्होंने क्या करा, सेंट निजाम्स कॉलेज इन हैदराबाद। ठीक है, मेजरिंग इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री एंड ग्रेजुएटेड विद द बैचलर डिग्री इन 1929। अब क्या कहता है कि 1927 में राव ने हैदराबाद के सेंट निजाम कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, तो हैदराबाद सेंट निजाम कॉलेज में कब दाखिला लिया, 1927 में। अंग्रेजी इतिहास में पढ़ाई की और इसके बाद 1929 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, अब यहाँ से समझने लायक चीज़ें ये हैं, आपको समझना इस तरीके से पड़ेगा कि 1927 में क्या हुआ, इन्होंने एडमिशन लिया। मैं इसे ऐसे क्लियर कर देता हूँ, 1927 में इन्होंने निजाम कॉलेज में क्या लिया, एडमिशन लिया, और 29 में यानी कि 3 साल लगभग पढ़े हैं, 29 में इन्होंने बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री जो है ले ली निजाम कॉलेज से। ठीक है, 27 में एडमिशन लिया, 29 में बैचलर डिग्री इनको मिल गई है। अगला पॉइंट हमारा कहता है 9 नंबर, राजा राव वेंट टू फ्रांस, राजा राव फ्रांस चले जाते हैं टू कंटिन्यू। इसके बाद राजा राव हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ चले जाते हैं, फ्रांस, टू कंटिन्यू करने के लिए हिज स्टडी ऑफ फ्रेंच लिटरेचर को स्टडी करने के लिए। अब 9 नंबर कहता है कि 1929 में ही इनको क्या मिली थी, डिग्री मिली थी ग्रेजुएशन की, और 1929 में ही हैदराबाद सरकार ने इनको एक एशियाई स्कॉलरशिप होता है, एशियाटिक स्कॉलरशिप, ये ध्यान बनाए रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजा राव गए कहाँ, फ्रांस गए। क्यों गए, टू कंटिन्यू करने के लिए हिज स्टडी ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, और फ्रेंच लिटरेचर में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए ये गए तो थे फ्रांस में, लेकिन किस पर गए थे, तो इनको स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट, तो स्कॉलरशिप क्या, एशियाटिक स्कॉलरशिप प्रदान की गई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद। ये कब प्रदान की गई, तो डेट आपसे पूछ लेगा, तो भाई डेट बताना है कि कब प्रदान की गई थी, 1929 में ही। तो 1929 में 3 चीज़ें आपको ध्यान बनाए रखना, एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने निजाम कॉलेज से ली, निजाम कॉलेज से एशियाटिक स्कॉलरशिप इनको प्रदान किया गया। ठीक है, और उसी स्कॉलरशिप पर 1929 में ही ये फ्रांस गए, और फ्रांस में क्या सीखने के लिए गए, फ्रेंच लिटरेचर को। क्लियर बस। अगला 10 नंबर पॉइंट,
इन फ्रांस, फ्रांस में राजा राव ने स्टडीज़ किया एट दी। अब जब ये फ्रांस गए तो फ्रांस में फ्रेंच लिटरेचर को स्टडी कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर, ये यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान बनाए रखिएगा कि फ्रांस में राजा राव ने मॉन्टेपेलियर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला 11 नंबर पॉइंट हमारा कहता है राजा राव ने वर्क किया फॉर द डॉक्टरेट डिग्री, किसके डॉक्टरेट डिग्री के लिए, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सवर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर कजामियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखिएगा, इस तरीके ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। उन्होंने क्या, 11 नंबर पॉइंट हमारा कहता है कि राजा राव ने सोरबॉन विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि के लिए काम किया और किसके मार्गदर्शन में, यानी कि डॉक्टरेट से मतलब पीएचडी ली थी, पीएचडी की थी, ठीक है। तो किसके मार्गदर्शन में, ये किसके, अंडर द गाइडेंस प्रोफेसर कजामियन, ठीक है, ये ध्यान बनाए रखिएगा, प्रोफेसर कजामियन। डॉक्टरेट डिग्री किसके अंडर द गाइडेंस ली, प्रोफेसर कजामियन। और कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली, यानी कि डॉक्टरेट डिग्री ली थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबॉन, ठीक है। 12 पॉइंट कहता है राजा राव लिव्ड इन फ्रांस फ्रॉम, राजा राव लिव्ड रहते थे इन फ्रांस, कब से कब तक रहे, ये 1928 से 1939 में, बल्कि 1929 में ये गए थे, ठीक है। फ्रांस कब गए थे, 1929 में इनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली, तो 1929 से 1939, लेकिन बुक्स में तो 1928 ही कई सारी बुक्स में दे रखा है। खैर देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो 1929 में ही राजा राव जो हैं फ्रांस जाते हैं और 39 तक रहते हैं। यहाँ पर राजा राव फ्रांस में 1928 से लेकर के 1929 तक रहे, और ये डेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 1928 या 1929, ठीक है। आप लोग कंफर्म क्लियर करिएगा इसको कि ये फ्रांस में कब से कब तक रहे। दूसरा हम बात करेंगे 13 नंबर पॉइंट की, राजा राव रिटर्न टू इंडिया, राजा राव वापस आ गए, फिर कब आए, आउटब्रेक द वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी कि उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड शुरुआती हुआ था, देखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत कब होती है, 1939 से शुरुआत होती है और ये 1945 तक चलता है ना, वर्ल्ड वार सेकेंड। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान बनाए रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने पर राजा राव भारत लौटे, कब भारत लौटे, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो 1940 में ये भारत लौटे साथियों, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट कहता है राजा राव अगेन वेंट टू फ्रांस, राजा राव दोबारा से फ्रांस गए, कब गए, 1946 में, और लिव्ड देयर टिल 1956, और फिर वहाँ कब दोबारा से, पहली बार ये गए थे तो 28 या 29, 1928 से लेकर के 1939 तक रहे, और दूसरी बार ये गए 40 में ये पुनः वापस आ गए, 42 में इन्होंने आंदोलन में भी भाग लिया, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के साथ में जो सभी भारत छोड़ो आंदोलन चला था। नेक्स्ट इसके बाद 1946 में ये दोबारा चले गए, कहाँ, फ्रांस, और फिर 56 तक रहे, 1956 तक। तो ये पॉइंट भी, ये एग्ज़ाम पॉइंट है, ध्यान बनाए रखिएगा। राव सेकेंड टाइम फ्रांस कब गए और कब तक रहे, सेकेंड टाइम ये फ्रांस कब गए, 1946 में, और कब तक रहे, 1956 तक ये वहीं रहे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है हु डिड राजा राव मैरी, तो किससे शादी कर ली, हुम डिड राजा राव, राजा राव ने किससे शादी की ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस, जब ये फ्रांस में थे, इन 1965 में, ठीक है। तो ये किससे शादी करते हैं, उनका नाम होता है कैथरीन जोन्स। ये क्या होती है, एन अमेरिकन स्टेज एक्ट्रेस दिखाई जाती है कैथरीन जोन्स, जिनसे एक बच्चा भी होता है, ठीक है। ये इनकी सेकेंड मैरिज होती है, ये इनकी कौन सी, कैथरीन जोन्स होती हैं, ये इनकी सेकेंड मैरिज। अगला आपको ये बताना है, अभी हम पिछले बता भी चुके हैं, इनकी फर्स्ट मैरिज कौन सी होती है, किससे होती है, ठीक है, फर्स्ट मैरिज, और कब होती है।
तो 15 नंबर हमारा क्लियर हो गया होगा कि राजा राव ने 1965 में जब ये फ्रांस में रह रहे थे तो फ्रांस में रहने के दौरान ही इन्होंने विवाह किया, शादी की थी। और वो शादी किससे की थी? कैथरीन जोन्स से। और कैथरीन जोन्स कौन थी? एक अमेरिकन जो है स्टेज एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। क्लियर है। नेक्स्ट 16 नंबर, राजा राव ने लिखा गांधीज बायोग्राफी को लिखा, ग्रेट इंडियन वे। ओके, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इट पब्लिश, ये कब पब्लिश हुई थी? 1998 में, 1998 में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान बनाए रखना है। राजा राव ने गांधी जी की जीवनी, और उसका नाम था द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसको लिखा था और ये पब्लिश हुई थी 1998 में। इसके बाद 17 नंबर पॉइंट कहता है कि राजा राव फर्स्ट नॉवेल कांथापुरा, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एलटी में रखा गया इसलिए कांथापुरा से रिलेटेड एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करोगे। राजा राव फर्स्ट नॉवेल, राजा राव का पहला नॉवेल कौन सा था? कांथापुरा था। और ये इन्होंने 1938 में पब्लिश करवाया। और लिखा कब था? उस समय ये फ्रांस में ही थे, क्योंकि ये फ्रांस में कब से कब तक रहे? मैं अगर बात करूं तो 1928 ही चलो हम मान लेते हैं, वैसे तो 29 ही लिखूं, मेरा मन नहीं मान रहा है। 1929 से लेकर के 1939 तक रहते हैं, तो 38 में इसको पब्लिश कराया। इसका मतलब ये नॉवेल कहाँ लिखा गया? जब ये फ्रांस में रहते थे उसी दौरान इसको लिखा गया। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राजा राव का जो पहला नॉवेल कांथापुरा है वो लिखा गया, कहाँ लिखा गया? जब ये फ्रांस में रहते थे तब लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1938। ये ध्यान। राजा राव का देखो आगे क्वेश्चन ही आ गया 18 नंबर पॉइंट। राजा राव का जो कांथापुरा नॉवेल है ये बाद पब्लिश हुआ है कब? 1938 में। ठीक है, और इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन दिखाया जाता है? हीरो कौन दिखाया जाता है कांथापुरा का? मूर्ति दिखाया जाता है। हम आगे इसके बारे में बहुत डिटेल्ड चर्चा करेंगे, बहुत प्यारा है, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, और अचक्का जो है वो क्या होती है? इसकी नरेटर दिखाई जाती है इस स्टोरी की, कांथापुरा नॉवेल की। तो 19 नंबर पॉइंट हमारा कहता है कि द स्टोरी, कहानी ऑफ द नॉवेल कांथापुरा, जो कांथापुरा हमारा नॉवेल है, जॉनरा इसका, ओके, इज बेस्ड ऑन द थीम किस पर? ऑफ इटर्नल स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। ठीक है, अच्छाई और बुराई। एंड इज नरेटेड बाई, और इसको नरेट किया जाता है, ये पूरा का पूरा नॉवेल की कहानी किसके द्वारा नरेट की जाती है? तो एक एन ओल्ड वुमेन होती हैं, ओल्ड वुमेन ऑफ विलेज, गाँव की ही एक बूढ़ी महिला होती हैं जिनका नाम होता है अचक्का। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखना। मैं तेज़ी से रिपीट कर देता हूँ समझने के लिए। जो आपका नॉवेल कांथापुरा है, इसकी कहानी अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष के विषय पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, अच्छाई और बुराई, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो उनसे लड़ने के लिए गांधी जी के बहुत सारे अनुयायी बन गए थे इस गांव में। ठीक है, नॉन वायलेंस की विचारधारा के बहुत सारे लोग थे, और उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उससे भी छुटकारा दिलाने के लिए मूर्ति जो है बहुत प्रयास करता है, क्योंकि मूर्ति उच्च जाति का होता है और वहाँ पर और भी कई सारे जाति के लोग रह रहे होते हैं। तो ऐसी कहानियाँ, मैं कहानी बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 50 पॉइंट फिर भी कवर कर दूँ, बाकी बचे हुए जो हैं 90 पॉइंट वो बाद में कवर कर दूँगा, क्योंकि टोटल 140 पॉइंट हमने बनाए हैं इसमें, इस पीडीएफ में। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि उपन्यास कांथापुरा की कहानी अच्छाई और बुराई, ये तो हो गया। तो इसको नरेट कौन करता है? ये भी मैंने बता दिया, गांव की एक बूढ़ी महिला होती है जिनका नाम क्या होता है? अचक्का होता है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, अगला क्या है? कांथापुरा में एक उपन्यास होता है और उस उपन्यास का नाम होता है परिया। क्या नाम होता है? परियाज। इन दी नॉवेल कांथापुरा रेफर टू, किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है आपका दी लोअर कास्ट के लिए। किसको रेफर करता है? लोअर कास्ट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये कहता है कि
जो है दी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय राजा राव के द्वारा विच वाज पब्लिश, जो कि पब्लिश करवाया गया था जब ये फ्रांस में ही थे। और कब फ्रांस में, कब 1930 में जब ये फ्रांस में थे तब इनके द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश करवाया गया था, उसका नाम था जॉनी। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कभी क्योंकि या तो फर्स्ट पूछते हैं या लास्ट पूछते हैं या कोई यूनिक वर्क होता है तो उसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो ऐसे पॉइंट आपको मन में बना ही रखना है कि दी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनका कौन सा था, कब पब्लिश हुआ, कहाँ लिखा गया। ठीक है, तो इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा है, जॉनी है। ये कब पब्लिश हुआ है तो 1930 में। कहाँ पब्लिश हुआ, फ्रांस में पब्लिश हुआ है। क्या ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, किसके द्वारा, जॉनी जो है वो किसके द्वारा रचित कलेक्शन, तो राजा राव द्वारा। बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। अगला, राजा राव का कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज द काव। अब एक और शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन हमने शुरुआत में इनके 3-4 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बताए थे, तो राजा राव का एक और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है द काव ऑफ द बैरिकेड्स। ये कब पब्लिश हुआ था तो 1947 में ये आया था। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे 23 नंबर पे, इन विच नॉवेल, कौन से नॉवेल में राजा राव पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड द असेमिलेटेड द कल्चर ऑफ द वेस्ट। तो ये समझिए कि 23 नंबर क्या कहता है हमारा, किस उपन्यास में राजा राव ने पश्चिम की संस्कृति को पूरी तरीके से असेमिलेटेड कर दिया, आत्मसात कर लिया। ठीक है, वो नॉवेल का नाम बताना है उस नॉवेल का, इन विच नॉवेल, कौन से नॉवेल में, तो दी सरपेंट एंड दी रोप। दी सरपेंट एंड दी रोप इनका दूसरा नॉवेल है जो कि कब आया था 1960 में। पहले नॉवेल कौन सा था हमारा, कांथापुरा था, और कांथापुरा कब आया था 1938 में। कांथापुरा लिखा कहाँ इन्होंने, तो उसको लिखा है फ्रांस में। तो ये सब चीज़ें ऐसे करके ध्यान बनाए रखना। दी नॉवेल, इन दी नॉवेल, अगर नॉवेल की बात करते हैं, दी सरपेंट एंड दी रोप, दी सरपेंट एंड दी रोप इन दी टाइटल रेफर टू, किसको रेफर करता है इसका टाइटल, तो इल्यूजन एंड दी रोप टू दी रियलिटी। क्या बताया गया 24 नंबर पे जरा समझिएगा। जो इनका नॉवेल है दी सरपेंट एंड दी रोप में जो शीर्षक है द रोप, दिस सरपेंट, उसका मीनिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं क्या मीनिंग है, इल्यूजन एंड रोप, यानी कि भ्रम और रस्सी से वास्तविकता, टू रियलिटी। 25 नंबर पे, इन विच सिटी, कौन सा शहर ऑफ यूपी, इससे जरूर ध्यान बनाए रखिएगा भाई। विच सिटी, कौन सा सिटी ऑफ यूपी, यूपी का कौन सा सिटी राजा राव ने विजिटेड किया था आफ्टर ही रिटर्न, जब ये वापस आ गए टू इंडिया इन 1940। जब ये 1940 में फ्रांस से वापस आ गए तब इन्होंने कौन से शहर में भ्रमण किया था, कौन से शहर गए थे, तो बनारस, वाराणसी। ठीक है, कहाँ गए थे, बनारस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखिएगा कि 1940 में भारत लौटने के बाद राजा राव ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का दौरा किया, तो कौन से शहर का दौरा किया, बनारस का। ठीक है, 26 में अगर हम बात करें, हु डिड राजा राव एक्सेप्टेड एज हिज गुरु, गाइड, मेंटर, तो स्वामी आत्मानंद, अ ग्रेट वेदांतिक स्कॉलर थे ये स्वामी आत्मानंद। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बनारस क्यों गए थे, तो बनारस गए थे अपने गुरु की तलाश में, अपने गाइडर और मेंटर की तलाश में। ठीक है, तो 26 हमारा ये कहता है कि राजा राव ने अपने गुरु, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में किसे स्वीकार किया, तो स्वामी आत्मानंद को, जो कि महान वैदांतिक विद्वान थे। ठीक है, अगला 27 नंबर हमारा कहता है, इन विच ईयर, कौन सी साल, राजा राव स्पेंट सम मंथ इन गांधीज आश्रम इन, तो ये डेट बतानी है आंसर में आपको। क्वेश्चन सिर्फ इतना रहेगा, क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझिए, राजा राव ने किस वर्ष गांधी जी के आश्रम में कुछ महीने बिताए थे, तो मैंने बताया नहीं कि ये 40 में जब इंडिया आ जाते हैं तो इसके बाद बनारस जाते हैं। बनारस किससे मिलते हैं, अपने गुरु आत्मानंद, और इसके बाद ये 42 में किसके आश्रम में कुछ दिनों के लिए ठहरते हैं, तो क्योंकि ये गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे तो इसीलिए ये कहाँ, साबरमती आश्रम में 1942 में रुकते हैं।
ठीक है, यानी कि राजा राव किस वर्ष गांधी जी के आश्रम में कुछ महीने बिताए थे, तो 1942 में बिताए थे। डेट भी ध्यान बनाए रखना। 28 नंबर पॉइंट कहता है इन विच टेम्पल, कौन से टेम्पल में राजा राव ने स्पेंड किया सम टाइम इन डीप मेडिटेशन, तो महाकाल टेम्पल इन उज्जैन। सब चीज़ें छोटी छोटी, मैंने कहा नहीं, इस बार थोड़ा बायोग्राफी पढ़ाने का मेथड चेंज कर दिया। ये पॉइंट बाय पॉइंट हमको अच्छी चीज़ें ध्यान बनी रहेंगी, ठीक है, और बाकी हम डिटेल से हो सकता है फिर से इसके बारे में एक आध वीडियो और दें, कुछ अच्छा मिलेगा तो। अगर हम 28 नंबर की बात करें तो राजा राव ने किस मंदिर में कुछ समय गहन ध्यान बिताया, यानी कि एकदम पूरी तरीके से ध्यान मग्न हो गए थे, तो कौन से मंदिर में, तो महाकाल मंदिर था उज्जैन में, ठीक है। 29 नंबर हमारा कहता है राजा राव ने विजिटेड यूएसए, यूएसए के दौरा कब किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ये पहली बार यूएसए कब गए थे, तो 1950 में। राजा राव 1950 में पहली बार अमेरिका का दौरा किया, ये भी ध्यान बनाए रखना। 30 नंबर पॉइंट यानी कि 30 नंबर की बात करेंगे तो इन विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में राजा राव ने टॉट पढ़ाया इंडियन फिलॉसफी को, बोथ बुद्धिस्ट एंड वेदांतिक, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। 30 नंबर पॉइंट हमारा ये कहता है राजा राव ने किस यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ाया, बौद्ध और वेदांत दोनों को पढ़ाया, तो ये दोनों को कहाँ, टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, ठीक है। दोनों कौन से, बोथ बुद्धिस्ट एंड वेदांतिक और इंडियन फिलॉसफी, इन तीनों चीज़ों को कहाँ पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। 31 नंबर फॉर विच, किसके लिए इंडो एंग्लियन नोबेल राजा राव बाज अवार्डेड दी साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964। शुरुआत वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस बात को बताया गया था, इनको 4 अवार्ड प्रदान किए गए, ठीक है। एक तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया गया था, मैं साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करता हूं, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि 1964 में किस एंडो एंग्लियन उपन्यासकार जो थे, कौन से एंडो एंग्लियन उपन्यासकार राजा राव को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो उनका उपन्यास आप ध्यान बनाए रखिएगा, द सरपेंट एंड द रोप के लिए दिया गया था। अब ये द सरपेंट एंड द रोप कब पब्लिश हुआ था, तो 1960 में ये आया था, ठीक है, 1960 में ये आया था। 64 में इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 60 में ये आया है और 64 में इसी के लिए इसको क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, किसके लिए, द सरपेंट एंड द रोप के लिए। 32 नंबर पॉइंट हमारा कहता है राजा राव बाज अवार्डेड पद्म भूषण, राजा राव को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला, दिया गया था। एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है। जो पद्म विभूषण होता है, ठीक है, वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, और जो पद्म भूषण होता है वो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान बनाए रखेगा। तो इनका जो पद्म भूषण अवार्ड की बात की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन विच ईयर, कौन सी साल दिया गया, तो 1969 में दिया गया था। और पद्म विभूषण इनको कब दिया गया था, ये भी ध्यान बनाए रखना, मरणोपरांत दिया गया था उनकी मृत्यु के बाद 2007 में, ठीक है। सारी चीज़ें आपको तैयार, देखो ये अगला पॉइंट ही आ गया। राजा राव बाज अवार्डेड, राजा राव को अवार्ड किया गया पास्थोमस, मरणोपरांत या मरने के बाद इनको सम्मान दिया गया था। कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से। और पद्म विभूषण इंडियाज यानी कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ये कब दिया गया, क्वेश्चन ये है, तो 2007 में। राजा राव को मरणोपरांत जो सम्मान दिया गया था पद्म विभूषण का, वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जो कि इनको कब, 2007 में प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग 34 नंबर डिस्कस करें। हु कॉल्स राजा राव, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा राव ने हु कॉल्स राजा राव को पुकारते थे, परहैप्स द मोस्ट ब्रिलियंट एंड सर्टेनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये कौन थे, संत रामाराव, संत रामाराव, ठीक है। तो राजा राव को कौन कहता था, शायद सबसे शानदार, परहैप्स द मोस्ट ब्रिलियंट, शायद सबसे शानदार, मोस्ट ब्रिलियंट, निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प,
सर्टेनली, निश्चित रूप से। द मोस्ट इंटरेस्टिंग का मतलब सबसे दिलचस्प। राइटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का लेखक, ऐसा कह करके किसने पुकारा? तो शांता रामाराव ने। 35 नंबर हमारा कहता है विच वर्क ऑफ राजा राव, राजा राव का कौन सा वर्क इज है विविड, ग्राफिक एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ द गांधीयन स्ट्रगल इन द 1930 फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। अब 35 नंबर क्या कहता है कि राजा राव का कौन सा वर्क 1930 के दशक में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधीवादी संघर्ष का एक विशद ग्राफिक और यथार्थवादी चित्रण है, यानी कि ग्राफिक, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है और विविध, यानी कि हकीकत को बताया गया है। तो वो था इनका 1930 के दशक में, तो कांथापुरा, जो कि 1938 में आया, और ये कब लिखा? जब ये फ्रांस में थे। 36 नंबर, हु प्रेज्ड, किसने प्रशंसा की दी नोबेल कांथापुरा की। ये भी इम्पॉर्टेंट लगा लो, ये कह कर के कांथापुरा नोबेल की प्रशंसा किसने की? क्या कह कर के? द फाइनेस्ट नोबेल टू कम आउट ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। तो नाम याद बनाए रखना, वो प्रशंसा करने वाले व्यक्ति कौन थे? E.M. फॉस्टर। कांथापुरा उपन्यास की प्रशंसा किसने की? तो हाल के वर्षों में भारत से बाहर आने के लिए बेहतरीन उपन्यास E.M. फॉस्टर ने ये बात कही थी। तो ये चीज़ फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, द फाइनेस्ट नॉवेल टू कम आउट ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, ये बात किसने कही? कांथापुरा के बारे में, कांथापुरा की प्रशंसा करते हुए E.M. फॉस्टर ने। 37 नंबर हमारा कहता है विच नॉवेल, कौन सा नॉवेल राजा राव का हैज़ बीन कॉल्ड, कहलाता है द स्पिरिचुअल बायोग्राफी। स्पिरिचुअल बायोग्राफी किसको कहोगे? द सरपेंट ऑफ द रोप, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार मैं बना देता हूँ इसको। क्या कहा है कि राजा राव के किस नॉवेल को आध्यात्मिक के यानी कि द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहा गया है? तो वो नॉवेल का नाम है दी सरपेंट एंड द रोप, और ये पब्लिश हुआ 1960 में। और इनका पहला नॉवेल कौन सा था? कांथापुरा, जो कि 1938 में और फ्रांस में लिखा गया। कांथापुरा के बारे में मैं इसलिए बोलता चल रहा हूँ क्योंकि ये LT ग्रेड में रखा है, और LT ग्रेड की संभावना है कि नेक्स्ट मंथ में मे बी पॉसिबल वैकेंसीज हमारी आ जाए, और इसीलिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देना है अगर हमको सिलेक्शंस अपना सिक्योर करना है तो। दूसरा हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ 9 स्टोरीज। अगर हम 9 स्टोरीज के कलेक्शन की बात करें तो द काउ ऑफ बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1947 वाज रिटन बिटवीन 1933 एंड 1944 इन फ्रांस। तो वो जगह कौन सी है? फ्रांस में 1947 में प्रकाशित 9 कहानियों का एक संग्रह था जिसका नाम था द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज, जो कि 1933 से लेकर के 1944 के बीच में, और कब? फ्रांस में। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे 39 पे द नॉवेल, एक नॉवेल है इनका जिसका नाम है द कैट एंड द शेक्सपियर, पब्लिश हुआ था 1965 में। इज कॉल्ड, कहलाता है अ फिलोसॉफिकल कॉमेडी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राजा राव का द कैट एंड द शेक्सपियर जो कि 1965 में आया था, उसको क्या है? तो ये फिलोसॉफिकल कॉमेडी है, ठीक है। 1965 में प्रकाशित उपन्यास इनका द कैट एंड द शेक्सपियर क्या है? अ फिलोसॉफिकल कॉमेडी, ठीक है। तो द कैट एंड द शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? अ फिलोसॉफिकल कॉमेडी कहा जाता है। 1965 में ये आई थी। 40 नंबर देखो, द सेटिंग ऑफ द नॉवेल द कैट एंड द शेक्सपियर इज प्रोवाइडेड। जो कैट एंड द शेक्सपियर है, इसकी सेटिंग कहाँ हुई है, किसके द्वारा प्रदान की गई? माफ़ करिएगा, उपन्यास द कैट एंड द शेक्सपियर की जो सेटिंग है वो किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये किसके द्वारा? फेमाइन ऑफ, बाय द फेमाइन ऑफ 1942। अगला द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल, द कैट एंड द शेक्सपियर का सब टाइटल क्या है? तो द टेल ऑफ इंडिया। क्या है सब टाइटल? जरूर ध्यान बनाए रखना, द कैट एंड द शेक्सपियर का सब टाइटल दैट अ टेल ऑफ इंडिया। अगला हम बात करेंगे द नॉवेल द कैट एंड शेक्सपियर इज अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ फैंटेसी एंड रियलिज्म।
अब ये फैंटेसी एंड रियलिज्म क्या होता है, काल्पनिक और यथार्थवाद के बीच का मिश्रण को कहते हैं। तो ये जो उपन्यास है ना, द कैट एंड द शेक्सपियर, एक जिज्ञासु सम्मिश्रण है जो कि काय का आपको ये मिक्सर मिलेगा, ये क्यूरियस मिक्सर किसका मिलेगा, फैंटेसी और रियलिज्म का। इसके बाद इंडिया अ फेबल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरीज इज कलेक्शन रिटन बाई राजा राव। 43 नंबर पॉइंट कहता है इंडिया फेबल संग्रह की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक हैं, ठीक है, वो किसकी हैं, राजा राव के द्वारा लिखी गई हैं। 44 नंबर दी पुलिस मैन एंड दी रोज इंपॉर्टेंट है, स्टोरीज बाय राजा राव वाज पब्लिश्ड इन 1978। 1978 में दी पुलिस एंड दी रोज एक स्टोरीज कलेक्शन है, ठीक है, ये भी राजा राव के द्वारा लिखा गया और इसको पब्लिश करवाया गया है, क्या है, 1978 में, 1978 में। 45 नंबर आ टिपिकल साउथ इंडियन विलेज ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इज द सीन ऑफ एक्शन ऑफ विच नॉवेल बाय राजा राव। तो उन्होंने 45 नंबर पे ये कहा कि पश्चिमी घाट के ढलानों पर बसा एक ठेठ दक्षिण भारतीय गांव राजा राव के किस उपन्यास की कार्रवाई को दर्शाता है, किस उपन्यास में ये चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर टिपिकल साउथ इंडियन विलेज की बात आए तो कोई और है ही नहीं कांथापुरा के अलावा। टिपिकल साउथ इंडियन विलेज इनके नॉवेल में कौन है, कांथापुरा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो ये भी दे रखा है। तो स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट की बात हो रही है तो डेफिनेटली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कांथापुरा की बात कर रहे हैं। 46 नंबर द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवेल कांथापुरा इज, जो कांथापुरा का प्रोटैगनिस्ट है यानी कि हीरो है वो कौन है, मूर्ति दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 47 नंबर पे हु इंस्पायर्ड, कौन इंस्पायर द ब्लेजर्स टू टेक चक्र स्पिनिंग एंड बीव देयर ओन क्लॉथ इन द नॉवेल कांथापुरा, वो भी कौन व्यक्ति होता है, मूर्ति होता है। कांथापुरा जो उपन्यास में ग्रामीणों को एक जो पहले तुमने देखा होगा गांधी जी का चरखा था, ठीक है, सूत काटने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो उन चरखों को गांव-गांव में बांटा जाता था और उस चरखे से खुद सूत काटो और उन्हीं के कपड़े बुन करके अपने आप खुद ही पहनो, यानी कि विदेशी चीज़ों का क्या था, फॉरेन थिंग्स जितनी भी थी उनका बहिष्कार कर रहे थे ये लोग। तो उसी के बारे में ये पॉइंट दिया गया है कि 47 नंबर पे कांथापुरा उपन्यास में ग्रामीणों को चक्र कताई, जो चरखा था उसको कताई करने के लिए और कपड़ा खुद बुनने के लिए कौन प्रेरित करता था, तो वो प्रेरित करने वाला व्यक्ति चरखा चलाने और खुद के कपड़े बनाने के लिए पूरे गांव को प्रेरित करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि मूर्ति ही था, जिसने पूरे गांव को चरखा चला करके अपने खुद कपड़े बुन करके खुद कपड़े तैयार करके उनको पहनने के लिए प्रेरित किया। 48 नंबर हमारा कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की मृत्यु के बाद जो मूर्ति होता है कांथापुरा नॉवेल का कौन है, हीरो है, ये प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, स्टार्ट्स लिविंग, रहना शुरू कर देता है विद एन एजुकेटेड विडो, एक बहुत ही पढ़ी लिखी विडो होती है जिसका नाम होता है रंगम्मा। जब हम इसका पूरा का पूरा प्ले पढ़ा देंगे आपको, सॉरी नॉवेल पढ़ा देंगे, तब आपको अपने आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगी कि ये रंगम्मा कौन है, मूर्ति कौन है, ठीक है, के चम्मा कौन है, तो ये सभी क्लियर हो जाएंगी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद मूर्ति एक शिक्षित विधवा के साथ रहने लगता है और वो शिक्षित विधवा का नाम होता है रंगम्मा। क्या नाम होता है, रंगम्मा। 49 पॉइंट देखो, हु हेल्प, कौन मदद करता है मूर्ति की इन द टास्क, कार्य में आप ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करने के लिए दी फ्रीडम स्ट्रगल इन कांथापुरा, कांथापुरा में, तो वो कौन होता है, रत्ना होती है, एक यंग लेडी दिखाई जाती है रत्ना, और पटेल रंगगौड़ा होता है जो कि द टाइगर ऑफ द विलेज दिखाया जाता है। कांथापुरा में स्वतंत्रता संग्राम के आयोजन के कार्य में मूर्ति की मदद कौन कौन करता है, तो रत्ना करती है और पटेल रेंगगौड़ा करता है, ठीक है, रेंजगौड़ा। और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, इसके बाद जितने भी बचे हुए हैं करीबन 90 पॉइंट अभी भी हमारे बचे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा राव से रिलेटेड। मुझे लगता है अगर इतने पॉइंट्स को डिस्कस कर लोगे तो डेफिनेटली इससे बचना नहीं चाहिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती हैं। आगे, विच पुलिस मैन, कौन सा पुलिस मैन बाज पोस्टेड
पोस्ट होता है इन द विलेज, इस गांव में, टू काउंटर द मूव्स ऑफ द गांधी मैन इन द नॉवेल कांतापुरा। तो वो बड़े खान होता है कैरेक्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, बड़े खान पुलिस मैन दिखाया जाता है। तो 50 नंबर पे कहता है कि जो हमारा नॉवेल कांतापुरा है उसमें जो गांधी के अनुयायी थे जितने भी, उनसे मुकाबला करने के लिए गांव में कौन से पुलिसकर्मी को तैनात किया जाता है, तो उसका नाम होता है बड़े खान। ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों। अब 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।